स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने वाले हैं, अमीन्स और डायज़ोनियम सॉल्ट्स। हमारे पास आपकी टेक्स्ट बुक के ही कुछ ज़रूरी अंश हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का मिशन क्या है? बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से लेकर रिएक्शंस तक सब कुछ समझना, स्पेशली जो एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। अमीन्स फंडामेंटली अमोनिया के कजिन्स जैसे हैं और ये नेचर में, प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, यहाँ तक कि बहुत सारी मेडिसिन्स और डाइज में पाए जाते हैं। अच्छा। और डायज़ोनियम सॉल्ट्स वो तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के मैजिशियंस हैं, स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। देखते हैं ये सोर्स क्या हाईलाइट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अमीन्स के स्ट्रक्चर से। ये अमोनिया NH3 से बनते हैं जब उसके हाइड्रोजन एटम्स को एल्काइल या एराइल ग्रुप्स रिप्लेस कर देते हैं। सुना है इनका शेप पिरामिडल होता है। एग्जैक्टली। नाइट्रोजन आटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल जैसी होती है, पर शेप पिरामिडल होता है बिकॉज ऑफ दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, उस लोन पेयर की वजह से। हाँ, और यही लोन पेयर इन्हें लुईस बेस बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। क्लासिफिकेशन भी सिंपल है। कितने H रिप्लेस हुए, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री। और इनके नाम? कॉमन नेम्स जैसे मिथाइलामाइन और IUPAC नेम्स जैसे मिथानामीन दोनों चलते हैं। हाँ, दोनों चलते हैं। और सेकेंडरी टर्शरी के लिए IUPAC में पेरेंट एल्केन चुनकर N लगाकर सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं, जैसे N मिथाइल मिथानामीन। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अब इन्हें बनाते कैसे हैं? टेक्स्ट बुक्स में कई मेथड्स दिए हैं। कोई खास मेथड जो मतलब स्टैंड आउट करता हो? एक तो है नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। आयरन स्क्रैप और HCl यूज करना काफी कॉमन और इकोनॉमिकल है, क्योंकि रिएक्शन में बना FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर HCl रीजनरेट करता है। ओह, इंटरेस्टिंग। सेल्फ सस्टेनिंग जैसा कुछ। हाँ, कुछ हद तक। दूसरा पॉपुलर मेथड है गैब्रियल फ्थलीमाइड सिंथेसिस। ये प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, ये तो सुना है, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स। हाँ, पर इसकी लिमिटेशन ये है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जैसे एनालीन इससे नहीं बना सकते। फ्थलीमाइड का एनायन वो एरिल हैलाइड्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं कर पाता। अच्छा, ये लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज? लोअर अमीन्स की वो फिशी स्मेल काफी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? हाँ बिल्कुल। लोअर एलिफैटिक अमीन्स गैसेस है विद दैट फिशी ऑर्डर। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, लिक्विड्स और फिर सॉलिड्स बनते हैं। और सॉल्युबिलिटी पानी में? सॉल्युबिलिटी पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होने से सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्यों? मतलब ऑर्डर ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री अमीन्स में 2 H हैं नाइट्रोजन पर बॉन्डिंग के लिए, 2 डिग्री में 1 और 3 डिग्री में नाइट्रोजन पर H नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग के लिए। मेक सेंस। अब केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं। इनका बेसिक नेचर वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगता है। डेफिनेटली। लोन पेयर की वजह से ये लुईस बेस हैं। एलिफैटिक अमीन्स अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेसेस होते हैं थैंक्स टू द प्लस I इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करके नाइट्रोजन पर लोन पेयर को डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल बनाते हैं। और एनिलिन जैसे एरोमेटिक अमीन्स? वो अमोनिया से भी वीकर बेस होते हैं। ऐसा क्यों? Why are aromatic amines weaker? बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, तो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होता है। अच्छा, तो वो रिंग में घूमता रहता है। हाँ बिल्कुल। और एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी ऑर्डर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। प्लस I इफेक्ट के अलावा सॉल्वेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल से स्टेबलाइजेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्की ग्रुप्स की वजह से रुकावट, ये भी रोल प्ले करते हैं। Got it। और रिएक्शंस में वो कार्बाइलमाइन टेस्ट, वो तो काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में। हाँ, कार्बाइलमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्राइमरी अमीन्स चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पर बहुत खराब स्मेल वाले आइसोसाइनाइड्स देते हैं। हाँ, वो फाउल स्मेल। एग्जैक्टली। ये टेस्ट 1 डिग्री अमीन्स को 2 डिग्री और 3 डिग्री से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूजफुल है। सिमिलरली हिंसबर्ग्स रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वो भी तीनों टाइप्स ऑफ अमीन्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। और एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो काफी रिएक्टिव होता है, सुना है।
बिल्कुल। NH2 ग्रुप रिंग को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अटैक्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर डायरेक्ट करता है। इतना एक्टिवेटिंग के कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाँ, इतना एक्टिवेटिंग कि डायरेक्ट नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। इसीलिए रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए पहले -NH2 ग्रुप को एसिटाइलेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करके। ओके, तो एसिटाइलेशन एक तरह का कंट्रोलर है। अब आते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स पर, जिनका फॉर्मूला R-N2+X- होता है। ये कैसे बनते हैं? ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलीन को नाइट्रस एसिड जो NaNO2 + HCl से बनता है के साथ बहुत लो टेम्परेचर पर, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन पर रिएक्ट करके बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डायजोटाइजेशन। और लो टेम्परेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सॉल्ट्स ज्यादा स्टेबल नहीं होते। एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स फिर भी लो टेम्परेचर पर थोड़े स्टेबल होते हैं रेजोनेंस की वजह से, लेकिन एलिफेटिक वाले तो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बनते ही टूट जाते हैं। एंड व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस? यहाँ पर मामला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। एब्सोल्युटली। डायजोनियम सॉल्ट्स सिंथेसिस के लिए इनक्रेडिबली वर्सेटाइल इंटरमीडिएट्स हैं। इनके रिएक्शंस दो मेन टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें N2 गैस निकल जाती है और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लग जाता है। फेमस एग्जांपल्स हैं सैंडमायर रिएक्शन। हाँ, जिसमें CuI सॉल्ट्स यूज होते हैं, Cl, Br, Cn लगाने के लिए। करेक्ट। और गैटेमान रिएक्शन जिसमें कॉपर पाउडर यूज होता है। इनसे हम आयोडाइड Ki से, फ्लोराइड HbF4 से, जिसे बॉल्स-शीमन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन रिडक्शन से, यहाँ तक कि OH ग्रुप हाइड्रोलिसिस से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वाओ, काफी सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं। हाँ, और दूसरा टाइप है रिएक्शंस रिटेनिंग द डायजो ग्रुप। ये हैं कपलिंग रिएक्शंस। इसमें डायजोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जैसे फिनॉल या एनिलीन के साथ कपल करके इंटेंसली कलर्ड एजोडाइज बनाता है। अच्छा, वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं। हाँ, वही। तो ये तो एक तरह से गेटवे हो गए उन फंक्शनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिन्हें बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली लगाना मुश्किल है। प्रिसाइजली। अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो डायजोनियम सॉल्ट्स केमिस्ट्स को एक बहुत बड़ी रेंज के एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे एरल हैलाइड, फिनॉल्स, साइनाइड्स, यहाँ तक कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स बनाने का रास्ता देते हैं, जो डायरेक्ट मेथड से बनाना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। दे आर अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री सिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि एनेन्स और डायजोनियम सॉल्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्क हॉर्सेस हैं। स्ट्रक्चर, बेसिसिटी, प्रिपरेशन मेथड्स और उनके रिएक्शंस, स्पेशली डायजोनियम सॉल्ट्स की सिंथेटिक यूटिलिटी समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। की टेक अवे यही है कि कैसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब लोन पेयर की मौजूदगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, रेजोनेंस इफेक्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस को डिक्टेट करता है। और डायजोनियम सॉल्ट्स की वर्सैटिलिटी को अप्रिशिएट करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, हमने डिस्कस किया कि एसिटाइलेशन एनिलीन के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली कैसे? जरा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके सोचिएगा कि एसिटाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ओरिजिनल NH2 ग्रुप के मुकाबले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कीप एक्सप्लोरिंग द कनेक्शंस। अगली बार मिलेंगे।